गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। पढ़ेंगे हम आज के करंट अफेयर्स के बारे में जो पिछले दिनों के घटनाओं पर आधारित है। पहला प्रश्न है आपके पास नीति आयोग से जुड़ा हुआ, जिसने 2023-24 में भारत के विकास दर के जो ग्रोथ रेट है, जिसको हम बोलते हैं भारत का विकास दर, उसका अनुमान लगाया है। प्रश्न इससे बना हुआ है। इस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में खूब आते हैं। नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2023 और 24 में, कब से कहा था, 2023 और 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? कहा जा रहा कितने परसेंट की दर से बढ़ेगी? तो इसका ग्रोथ रेट जो होगा वो होगा 6.5% के रेट से। नीति आयोग ने कहा है कि 2023-24 1 अप्रैल से 31 मार्च 2024 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी ये बढ़ेगी 6.5% के रेट से बढ़ेगा। ये बात आपको याद रखना है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और ये ऐसे ही याद कर लीजिएगा जो कि परीक्षाओं में होगा। अब नीति आयोग के बारे में जानिए। NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत राष्ट्रीय भारत परिवर्तन आयोग कहा जाता है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेड ऑफिस जो है वो है नई दिल्ली में है। हेड ऑफिस नई दिल्ली। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री होगा ऑटोमेटिक इसका अध्यक्ष बन जाएगा, पदेन अध्यक्ष कहा जाता है। नीति आयोग भारत का एक थिंक टैंक जो है ना, एक संस्था है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को बनाया गया था। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन जो था के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते थे। तो सारी बातें ध्यान रखिएगा और ये जरूर याद रखिएगा 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था नीति आयोग ने कहा है कि 6.5% के ग्रोथ रेट से बढ़ेगी। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? परमाणु ऊर्जा आयोग भारत में है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में की नियुक्ति हुई है। इसका हो जाएगा अजीत कुमार मोहंती। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अजीत कुमार मोहंती हैं। और परमाणु ऊर्जा आयोग ध्यान रखिएगा, प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि नए अध्यक्ष के बारे में नियुक्ति किया गया है। अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, है ना। नाम दिख रहा है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक। एक बात और ध्यान रखिएगा, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक हैं। भारत में परमाणु कार्यक्रम या परमाणु टेक्नोलॉजी के जनक हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, है ना। भाभा रिसर्च सेंटर जो है मुंबई के ट्राम्बे में है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक प्रश्न याद रखना है। अरविंद पनगड़िया जो हैं नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष हैं, ये बात याद रखिएगा। अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। मोहंती ने KN व्यास की जगह ली गई। इनको किसकी जगह बनाया गया है? मोहंती को KN व्यास के स्थान पर। यह याद रखिएगा, पहले KN व्यास थे, अब अजीत कुमार मोहंती इसको बनाए गए हैं, नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, है ना। याद रखेंगे आप लोग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। एक प्रश्न और जान लीजिए आप, भाभा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान या अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में और हेड ऑफिस जो है वो है मुंबई ट्राम्बे, है ना। ये बातें ध्यान रखिएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती। हाल ही में महात्मा गांधी के पोते का निधन हुआ, इनका क्या नाम है? ये प्रश्न जरूर होगा। महात्मा गांधी के पोते, है ना। तो महात्मा गांधी के पोते का निधन हुआ है, इनका नाम है अरुण गांधी। सही जवाब हो जाएगा ए, अरुण गांधी महात्मा गांधी के पोते हैं और इनका भी हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है।
तो चूंकि महात्मा गांधी से इनका संबंध है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में निधन हुआ। 14 अप्रैल 1934 को डरबन में मणिलाल गांधी और सुशीला मसरूवाला के घर में जन्म थे। इनके पिता का नाम क्या था? मणिलाल गांधी। आप लोगों ने अगर इतिहास पढ़ी होगा, इतिहास पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि मणिलाल महात्मा गांधी के पुत्र थे। उनके बेटे का नाम था अरुण गांधी, है ना। तब मणिलाल गांधी के पुत्र, है ना, अरुण गांधी का हाल ही में कहां निधन हुआ है? महाराष्ट्र, मुंबई में, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। तो यह प्रश्न हो सकता है, इनका जन्म 1934 में हुआ था। गांधी जी के पोते का जन्म, मतलब अरुण गांधी का जन्म महात्मा गांधी के जीवन काल में हो गया था, है ना। 14 अप्रैल 1934 को डरबन में, लेकिन इनका जन्म हुआ था डरबन में हुआ था, निधन महाराष्ट्र में हुआ है ना, डरबन में। ध्यान रखा, अरुण गांधी का जन्म कहां हुआ था? डरबन में जन्म और महाराष्ट्र में मृत्यु, है ना। कब हुआ था इनका जन्म? 1934 में जन्म हुआ था। ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि अरुण गांधी का संबंध महात्मा गांधी से है। देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहां बनकर तैयार हुआ है? केबल स्टे, केबल पे जो पुल बनती हैं, केबल स्टे रेल ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। और पूछा जा रहा है कहां बनकर तैयार हुआ है ना। ध्यान रखना, देश का यह पहला है और केबल स्टे रेल ब्रिज है। कहां बनकर तैयार हुआ है? हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड? इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, है ना। जम्मू एंड कश्मीर केबल स्टे रेल ब्रिज यहां बनाया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और इन प्रश्नों को आप याद रखेंगे। केबल स्टे रेल ब्रिज, इसका उद्घाटन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुल का एक वीडियो साझा करते हुए 11 महीने में भारत का ये पुल बन गया है और बना है अंजी खड्ड पर तैयार हुआ है। जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाला है। ये किसको जोड़ेगा? कटरा और रियासी को जोड़ेगा, है ना। ये याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर बना है केबल स्टे रेल ब्रिज। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की घोषणा की है, जानकारी दी है कि रेबल स्टे, और ये पुल जो है 11 महीने में ही बनकर तैयार हो गया। 11 महीने में बनकर तैयार हुआ है, बहुत जल्दी बन गया है। 11 महीने में बनकर यह पुल तैयार हुआ है। ये बात आप लोग जरूर याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण होगा। यह पुल उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, रेंगरी परियोजना, कटरा बनिहाल खंड पर सुरंग T2 और T3 को जोड़ता है। 37,000 करोड़ रुपए की लागत से चिनाव नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह चिनाव नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पुल वास्तविक इंजीनियरिंग चमत्कार के रूप में वर्णित पुल 2017 में काम शुरू हुआ था। इसमें काम 2017 में शुरू हुआ था। चिनाव नदी पर बना हुआ है, याद रखिएगा 331 मीटर की ऊंचाई है। चिनाब नदी या चिनाब नदी पर 331 मीटर ऊंचा, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण होगा। किस नदी पर बना है, ये प्रश्न भी पूछा जाएगा। हाल ही में किस रूसी लेखक को लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा मारिया स्टेपानोवा, है ना। मारिया स्टेपानोवा, ये सही जवाब है, मारिया स्टेपानोवा। पुरस्कार देखो कौन सा है? लिपजिंग पुरस्कार, है ना। और लेखिका है रूस की लेखिका है जिनको लिपजिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूस की लेखिका लिपजिंग बुक पुरस्कार सम्मानित किया। इन्होंने जो रूस और यूक्रेन युद्ध था उसकी आलोचना भी की थी कि रूस की सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। तो मारिया स्टेपानोवा, है ना, इनको लिपजिंग बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
लिपजिंग बुक पुरस्कार, उनका कविता संग्रह गर्ल विदाउट क्लोथ के लिए पुरस्कार मिला। गर्ल्स विदाउट क्लोथेस, गर्ल विदाउट गर्ल विदाउट क्लोथ्स के लिए यह पुरस्कार मिला है, यह पुरस्कार दिया गया है। गर्ल विदाउट क्लोथ के लिए यह पुरस्कार दिया गया, ध्यान रखिएगा। रूस की लेखिका मारिया स्टेपानोवा को यह पुरस्कार इसके लिए दिया गया। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। लिपजिंग बुक प्राइज एक प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार जिसे 1994 में प्रतिवर्ष दिया जाता है। जर्मनी में लिपजिंग बुक फेयर के दौरान दिया जाता है। इसे 3 श्रेणियों में प्रस्तुत किया जाता है ना। तो यूरोप के द्वारा दिया जाता है, जर्मनी में, है ना। यह पुरस्कार जो है यूरोप में दिया जाता है, यूरोप का ही पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1994 से शुरू और ये दिया जाता है जर्मनी में, दिया जाता है जर्मनी में दिया जाता है। ये बात भी याद रखिएगा, जर्मनी में दिया जाता है। तो ये 3 बातें ध्यान रखिएगा। रूसी लेखिका को यह पुरस्कार मिला है। यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन बन गया? रिफाइंड, है ना, रिफाइंड ईंधन, है ना। और किसको? यूरोप महाद्वीप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला पूछा जा रहा है सबसे बड़ा देश कौन बना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। भारत यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत यूरोप को रिफाइंड ईंधन आपूर्ति करता है। एनालिटिक्स फर्म केपलर ने यह आंकड़ा बताया है ना, कि रूस को भी पीछे छोड़ दिया। यह रिपोर्ट केपलर संस्थान के द्वारा, केपलर संस्था के द्वारा जारी की गई है। केपलर संस्था के द्वारा जारी किया गया है यह रिपोर्ट। यह याद रखिएगा, जिन्होंने बताया है कि भारत रूस को पीछे छोड़कर रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति सबसे ज्यादा ये यूरोप को कर रहा है। भारत में रूसी कच्चे तेल की अप्रैल में 2 बिलियन बैरल, है ना। भारत को सबसे ज्यादा कच्चा तेल आपूर्ति करने वाला देश है रूस इस समय। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। हाल ही में ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइस रिपोर्ट किसने जारी की है? ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइस रिपोर्ट, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखो, ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइस रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा, वो हो जाएगा यूनिसेफ, बी, यूनिसेफ को द्वारा जारी किया गया ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइस। ये क्या होता है? यूनिसेफ द्वारा रिपोर्ट ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइस चैलेंज एंड अर्जेंट कॉल फॉर एक्शन फॉर इक्विटेबल डिजिटल स्किल डेवलपमेंट अप्रैल 2023 जारी की गई है। यह रिपोर्ट इंटरनेट उपयोग, मोबाइल फोन के स्वामित्व, पॉपुलर डेटा विश्लेषण करके 15 से 24 वर्ष आयु के युवाओं के बीच लिंग डिजिटल विभाजन पर करीब से नजर डालती है। यह क्या किया गया है? 15 से 24 वर्ष आयु के युवाओं के लिए, 15 से 24 वर्ष आयु के युवाओं के इंटरनेट और मोबाइल फोन प्रयोग का विश्लेषण करके लिंग समानता और असमानता
असमानता को बताते हैं कि लिंग कितने महिला कितने पुरुष क्या करते हैं, मोबाइल फोन और इंटरनेट का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और उसमें भी कितने वर्ष की उम्र वाले, 15 से लेकर 24 वर्ष तक के उम्र के जो भी युवा हैं उनको लिया गया है। इसमें करीब से एक रिपोर्ट में कम आय वाले देशों में महिलाओं और पुरुषों के बीच इंटरनेट पहुंच में असमानता को चिंता जाहिर किया गया है कि कम आय वाले जो देश हैं वहां पर महिला और पुरुष के इंटरनेट इस्तेमाल करने में काफी असमानता है ना। कई जगह अधिकतर जो है असमानता को दर्शाया गया है कि पुरुषों की तुलना में, इसमें लड़कों की तुलना में लड़कियां इंटरनेट का इस्तेमाल कम करती हैं, उनको मोबाइल फोन ही नहीं मिला है। दुनिया के सबसे गरीब देशों में 10 में से 9 युवा महिलाओं और किशोर लड़कियों के इंटरनेट तक पहुंची नहीं है। जितने भी गरीब देश हैं, निचले सबसे 10 गरीब देशों में से 9 में से 10 युवा लड़कियों के पास 10 में से 9 युवा लड़कियों के पास कोई ना इंटरनेट है ना मोबाइल को कोई मतलब नहीं है इससे, है ना। तो ये सब रिपोर्ट इसमें बताई जाती है और ये जारी किया है किसने, यूनिसेफ ने, है ना। यूनिसेफ UNICEF, ये बच्चों के लिए संस्था है। क्या है ये यूनिसेफ का, यूनाइटेड, यूएन जहां लगा यूनाइटेड नेशंस हो जाएगा, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, है ना। ये संयुक्त राष्ट्र का बाल अधिकार कोष है ना, इसके लिए बनाया गया यूनिसेफ। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो है न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। उन्नीस सौ 46 में बना, न्यूयॉर्क में मुख्यालय, न्यूयॉर्क में मुख्यालय है ना। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। पोलैंड के चिकित्सक लुडविग रासमन ने यूनिसेफ का गठन करके किया था। पहला भारत आसियान संयुक्त समुद्री अभ्यास AIME 2023 का आयोजन कहां किया गया। अब देखेंगे AIME नाम में ही हो जाएगा, आसियान इंडिया मैरीटाइन एक्सरसाइज। मैरीटाइन का मतलब होता है समुद्री, एक्सरसाइज मतलब अभ्यास, और यह हो गया आसियान भारत मैरीटाइन एक्सरसाइज। AIME इसका शॉर्ट टर्म है ना, इससे पता चल जाएगा। और 2023 में हुआ है, ये लिखा गया है। अब इसका आयोजन कहां किया जा रहा है, सिंगापुर, थाईलैंड, लाओस या इंडोनेशिया। तो इसका जवाब हो जाएगा सिंगापुर, द राइट आंसर। सिंगापुर में किया जा रहा है। पहले बात यह है समुद्री अभ्यास है ना, अर्थात नेवी वाला, ये नेवी का अभ्यास है। किसके बीच हो रहा है, भारत और सिंगापुर के बीच हो रहा है ना। कहां हुआ है, तो सिंगापुर में हुआ है। चलिए, सिंगापुर एक छोटा सा, इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है, बहुत छोटा सा देश है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है ना, याद रखेंगे। और ये दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, आसियान का सदस्य देश है। आसियान में 10 देश हैं जिनमें सिंगापुर भी शामिल है। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन रीजन, ASIAN, ई होता है, ई, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का जो है ना एक सहयोग संगठन है। की स्थापना 1967 में हुई थी, है ना। आसियान की स्थापना, भारत इसका सदस्य नहीं है, दक्षिण पूर्व के 10 ही देश इसके सदस्य हैं, ये याद रखिएगा। इसका आसियान का मुख्यालय है जाकार्ता में, जाकार्ता में इसका हेड ऑफिस है। गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है। गणित का नोबेल कहा जाने वाला, देखो जो एबेल पुरस्कार है ना, इसको गणित का नोबेल कहा जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है और यह दिया गया है लुईस कैफरेली को। सही जवाब हो जाएगा लुईस कैफरेली।
लुईस कैफरेली इज द राइट आंसर। ये है गणित का नोबेल पुरस्कार, लुईस कैफरेली ने इसको जीता है 2023 का। ये इतना इसमें याद कर लेना है, लुईस कैफरेली गणित का नोबेल पुरस्कार है ना, और इसका नाम है एबेल पुरस्कार, है ना। दुनिया में एक मैथमेटिशियन को यह एबेल पुरस्कार दिया जाता है, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, लुईस कैफरेली को दिया जाता है गणित का एबेल पुरस्कार दिया जाए, गणित का नोबेल कहते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष कौन बना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, इसी को ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष, इसी को बोलते हैं एनडीबी। इसका पहले नाम था ब्रिक्स बैंक, ब्रिक्स बैंक, है ना। इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। मुख्यालय इसका जो है चीन में ही है, संघाई। न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब नए इसके जो सदस्य बने हैं, इसका नाम है डिल्मा रूसेफ, ब्राजील से। डिल्मा रूसेफ ब्राजील से, ये ब्राजील के हैं, है ना, ब्राजील। ये ब्रिक्स जो संगठन है ना, ब्रिक्स, BRICS, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। इसी ब्रिक्स देशों के द्वारा ये ब्रिक्स बैंक बनाया गया है ना। और ब्रिक्स देशों के ये 5 सदस्य जो हैं एनडीबी के सदस्य हैं, ये ध्यान रखिएगा। इन लोगों ने मिलकर 2014 में बनाया था ब्रिक्स बैंक, बाद में इसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक रख दिया गया। तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक अपना संगठन है जिसे बोलते हैं ब्रिक्स। सबसे लास्ट में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा था। तो डिल्मा रूसेफ अब इसके नए अध्यक्ष बन गए। इसरो द्वारा लॉन्च वन वेब इंडिया मिशन 2 का संबंध किससे है? इसरो ने एक वन वेब इंडिया मिशन, ध्यान रखना है, वन वेब इंडिया मिशन जो है ना, इसरो ने लॉन्च किया। ये इसका संबंध किससे, मतलब ये क्या है? वन वेब इंडिया मिशन नेपाल, कनाडा, स्वीडन, ब्रिटेन, किस देश का ये इन्होंने लॉन्च किया? इसका जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। वन वेब इंडिया मिशन का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध है ब्रिटेन से है। इसका डी सही जवाब होगा। वन वेब इंडिया मिशन का संबंध ब्रिटेन से। क्या है वन वेब इंडिया मिशन? तो वन वेब इंडिया मिशन जो है ब्रिटेन और भारत का एक अपना मिशन है, जो एक दूसरे के रणनीतिक, है ना, और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए इसरो ने एक ये मिशन लॉन्च किया है ना, जो दोनों देशों के बीच जो है पृथ्वी पर अपने बाउंड्री और होने वाले आतंकवाद, साइबर अपराध को कैप्चर करने का काम करेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसरो वन वेब इंडिया मिशन लॉन्च किया है ब्रिटेन के लिए। इसका संबंध जो है ब्रिटेन से है, यह बात ध्यान रखिएगा। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। हेड ऑफिस बेंगलुरु, और एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। एस सोमनाथ इसके जो अध्यक्ष हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, और इसके पीएम कौन है? ऋषि सुनक। ऋषि सुनक इसके पीएम है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, है ना, ये एक संस्था है जिसने जारी किया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। ये जारी किया है। कौन सा स्थान मिला है? पूछा जा रहा है कि भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है? भारत को कौन सा स्थान मिला? भारत को कौन सा स्थान, है ना? तो भारत इसमें 161वें स्थान पर है। 11 पॉइंट की गिरावट आ गई भारत के रैंकिंग में। भारत 161वें स्थान पर है।
ये बात याद रखिएगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि भारत कौन से स्थान पर है। 161वें स्थान पर है भारत। इसका 21वां संस्करण था और 21वां संस्करण है। 21वां संस्करण, एडिशन, 21वां संस्करण। यह बात ध्यान रखिएगा। शीर्ष देश कौन से हैं? तो एक नंबर पे जो देश है ना, उसका नाम है नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क। नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड। सबसे नीचे कौन है? इसमें 180 नंबर, 180 देश शामिल हैं। उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया 179 पर है। ईरान, चीन, वियतनाम, ईरान, ये 1 है। ईरान और 176 पे है तुर्कमेनिस्तान। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा 21वां संस्करण जहां वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, भारत का स्थान 161वां था। पिछला भारत का स्थान था, पिछले साल भारत जो था 150वें स्थान पर था। अब पाकिस्तान 150वें स्थान पर। पाकिस्तान ने अपने रैंकिंग में सुधार किए 7 पॉइंट की, अब पाकिस्तान 150वें स्थान पर आ गया है। यह बात ध्यान रखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है, यह भी याद रखना है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है प्रतिवर्ष। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है इस बार का? शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स। थीम शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स। शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स इसकी थीम है। यूनेस्को मनाता है, याद रखिएगा। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल कहां बनाई गई है? अंडर सी ट्विन टनल। तो भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल जो है ना, मुंबई में अंडर सी ट्विन टनल, याद रखेंगे। समुद्र के अंदर 2 टनल बनाए गए हैं, इनको बोलता है ट्विन टनल। अंडर सी ट्विन टनल बनाया गया है। नवंबर 2023 में खुलने की उम्मीद है। नवंबर 2023 में खुलने की उम्मीद है ना। तो ध्यान है, अंडर सी ट्विन टनल मुंबई। किस राज्य में कोंध जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला बिहान मेला एक फसल उत्सव या बीज उत्सव एक त्योहार है ना? कौन सा पूछा जा रहा है? कोंध जनजाति मनाती है, राज्य पूछा जा रहा है। और एक बिहान मेला एक फसल त्योहार है, या इसको कह सकते हैं बीज उत्सव है ना। तो इसका जवाब हो जाएगा उड़ीसा में कोंध जनजाति जो है अपनी बीज बोती है, फसल काटती है और बीज बोती है। तो उसी को लेकर वहां पर एक जो है त्योहार मनाया जाता है, और कोंध जनजाति ये मनाती है विशेष तौर पर, है ना। तो इसका नाम है बिहान मेला। आपको 3-4 बिहान मेला कहाँ मनाते हैं, किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, किस प्रकार का उत्सव है, एक फसल उत्सव 3, और
ये उड़ीसा में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का बीज अर्थात फसल उत्सव है। इस तरीके के प्रश्न जरूर आपके परीक्षा में होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कर फिर मिलेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।